वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर, क्लियर आ रही। ठीक है। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने कॉशी सीक्वेंस पे छोड़ा, तो कॉशी सीक्वेंस से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास कॉशी सीक्वेंस? तो उसके लिए हम ये इस कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लें कि हमारे पास कोई भी सर्किल है, ठीक है, लेट से, या फिर मैट्रिक स्पेस जब हम उठाते हैं, तो ये लेट से हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। और उस मैट्रिक स्पेस में हमारे पास कोई भी एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में आप मान लें कि मेरे पास एक क्या है, छोटा सा सर्किल भी है, और सर्किल में मेरे पास सेंटर पे एक पॉइंट है। लेट्स से दिस पॉइंट इज लिमिटिंग पॉइंट, और ये जो मेरे पास सर्किल है, इसके डायमीटर को आप मान लें दिस इज येलो वन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कोई भी सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ एक्स एन, तो क्या होगा, ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती जाएगी, और इसे कन्वर्ज करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि इस सर्किल के इनसाइड आ जाएगी, ठीक है। इस सर्किल के इनसाइड जब भी होगा, उनकी जो लेंथ होगी वो इस येलो वन यानी इसके डायमीटर से छोटी होगी, ठीक है। दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। मेरा क्या होगा, हाँ, इस टाइम के बाद वो सीक्वेंस इसके इनसाइड जाना स्टार्ट होगी। तो उस टाइम को या उस एन को हम क्या कह रहे हैं, उस एन को हम कह रहे हैं क्या, एन नॉट, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग, इस डायमीटर को हम एप्सिलॉन कह रहे हैं, और इस एन को हम एन नॉट कह रहे हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से हम इसको सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं। ऑलराइट। काशी सीक्वेंस में इसलिए हमारे पास दो पॉइंट्स होती हैं कि जैसे ही हम इस जो है क्या सर्किल के इनसाइड आ जाते हैं, तो इसका जो डायमीटर होता है वो हमेशा कॉची सीक्वेंस एक्सएन इज मैट्रिक स्पेस एक्स सेट टू बी कॉची सीक्वेंस इफ फॉर ईच एप्सिलॉन, हम कितना भी डायमीटर निकालें, हमारे पास कोई ना कोई सा एन नोट आ जाएगा कि उसके बाद जब डिस्टेंस होगा दो पॉइंट का, वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एम कमाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कॉची सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कॉची सीक्वेंस लाजमी नहीं है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, पर कॉची सीक्वेंस में क्या होता है, हम कहते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट भले शामिल ना हो, उसमें भले होल हो, लेकिन अगर वो एक, ठीक है। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0,1 है, तो यहाँ 0 जो है हमारे पास शामिल नहीं है, 1 शामिल है। और अगर हम इस तरीके से मैट्रिक स्पेस डिफाइन करें 1/n कह रहे हैं, तो इसके बाद लिमिटिंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या है, हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। अब जो है कुछ स्पेसेस कॉची सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक स्पेस एक्स is said to be complete if every Cauchy sequence is convergent in X। हमारे पास मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होगा अगर उसमें जो भी कॉची सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आया है। अब हम कहेंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स कमांड इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इफ ऑल द Cauchy sequences converges to a limit within a metric space। कन्वर्ज कर रही है तो हम उस मैट्रिक स्पेस को मैट्रिक स्पेस कहेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि द यूक्लिडियन स्पेस ऑफ Rn इज रियल नंबर इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अब जो कुछ मैट्रिक स्पेस है हमें पता होनी चाहिए, जैसे Rn कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया, ठीक है। एलपी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया, एल इंफिनिटी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अब कुछ वो मैट्रिक स्पेस जिसमें नॉट ऑल कॉची सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, उसको इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ही सीक्वेंस मिल जाती है तो मैं इसको कहूंगा, इसको मैं इनकम्प्लीट कहूंगा। क्यों?
क्यों मैं इनकम्प्लीट कहूंगा कि जिसमें कोई ना कोई ऐसी सीक्वेंस बना सकता हूँ जिसमें इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर से हम अगर रेशनल नंबर में निकाल दूं, ठीक है, और मैं सीक्वेंस बना दूं 2/n, तो इसकी लिमिटिंग क्या होगी, से बिलोंग नहीं करता, यानी इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। इस तरीके से जो है हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ सकते हैं। अब जो है कंटिन्यूटी मैपिंग की डेफिनेशन है। लेट्स से x, d इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, और हम क्या कर रहे हैं, और y, d क्या है, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स स्पेस। हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं x टू y। हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगी अगर हर वो पॉइंट जो x से बिलोंग करे और एप्सिलॉन हम ग्रेटर देन 0 लें, तो एक हमें दूसरा पॉइंट डेल्टा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, सच दैट tx minus t नॉट ग्रेटर देन एप्सिलॉन एंड dx minus d नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे समझें कि अगर डोमेन में अगर मुझे ऐसा कोई छोटा सा सर्कल मिल रहा है, तो रेंज में मुझे भी ऐसा छोटा सा सर्कल मिले या एप्सिलॉन हो, तो वहां क्या हमारे हो रही है हर जगह पे, हर पॉइंट पे, यानी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे ये मैपिंग क्या है, कनेक्शन fn goes to x naught, f of x comma d मैट्रिक्स b क्या is a mapping from x to y, ये कंटिन्यूस होगी एक पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x अगर xn जो कन्वर्ज करे। इसका मतलब क्या हुआ, हर सीक्वेंस की लिमिट उसी सीक्वेंस की लिमिट ही हो। अगर ऐसा हो तो वी से दैट alpha belongs to field and x belongs to this set of vectors, ठीक है। एंड ये फोर्थ कंडीशन के norm of x plus y is less than equals to norm of x plus norm of y, ठीक है। अब इसी तरह से जब हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था, अगर नॉर्म किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर हम नॉर्म डिफाइन कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्म स्पेस। अब कौन कौन से नॉर्म स्पेस होते हैं, कुछ पॉपुलर हमारे पास हैं जो हमें पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्पेस है R2, ठीक है। अब इसमें अगर हम नॉर्म 1 डिफाइन करें, सो x1 प्लस x2, यानी फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का मॉड्यूलस निकालें, उनको प्लस करें, दिस इज द नॉर्म इन एंड क्या है हमारे पास x2 है। अगर इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो वो भी बन सकता है। अब xn, ये इक्विलिब्रियम नॉर्म आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर करें, ठीक है, उसके मॉड्यूलस में, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट दे दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दिस इज अवर नॉर्म इन इक्विलिब्रियम स्पेस, जो बहुत मशहूर है, आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। अब उसके हिसाब से नॉर्म स्पेस है, जैसे एल इंफिनिटी है, ये भी नॉर्म स्पेस है, जिसमें हम नॉर्म इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एक्स आई, ठीक है। और जैसे एलपी स्पेस में इसमें हम नॉर्म इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सारे x1 x2 x3 सब में आप पावर p दे दें, ठीक है, सम के साथ, फिर होल pth रूट निकाल दें इसका, तो ये नॉर्म डिफाइन हो जाता है एलपी स्पेस में। सिमिलरली हम नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन स्पेस में, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ x बिलोंग्स टू a गामा b एंड मॉड। जी जी, इन्फिनिमम थोड़ा सा इसका तो कांसेप्ट बता दें सर। देखिए सुप्रीमम ऐसे समझें कि मैं अगर आपको ऐसे आपने कैलकुलस के हिसाब से अगर आप समझें, तो अगर आप कोई ऐसे समझें फंक्शन बना ले सीधा सीधा, ठीक है, अगर ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी आप ये मान लें कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री मान लें, ठीक है, तो अपर बाउंड्री जो है फंक्शन की कोई भी वैल्यू से ऊपर नहीं है, दिस इज सेड टू बी सुप्रीमम, और ये जो लोअर बाउंड्री फंक्शन की कोई भी वैल्यू से छोटी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इन्फीमम। सिंपली बात समझ में आई? जी सर, वाह, समझ में आ गई। ठीक है। अब देखें उसके बाद जो है हमारे पास कौन कौन से स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस कहलाएंगे, जिसमें एलपी स्पेस,
एल इन्फिनिटी स्पेस आर एन स्पेस। देखिए ऊपर जो हमने फंक्शन डिफाइन किए वो मोस्टली नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं एल पी स्पेस एल इन्फिनिटी स्पेस आर एन स्पेस और फंक्शन स्पेस। क्या ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है? तो हाँ ये कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं मैट्रिक स्पेस और नॉर्म स्पेस के बीच में। डी ऑफ एक्स कमा वाई इज बेसिकली नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर ये रिलेशन हम बना सकते हैं तो इट मींस एवरी जो है हम मैट्रिक को नॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक इनइक्वालिटी है, ये एग्जाम में आती है, आपको पता होनी चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x माइनस y। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ये इसका एक एग्जांपल है, आप इजीली जो है खुद कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली सी व्हाट यू आर गोना गेट, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरी है, वो क्या है हमारे पास कि sequence xn in a norm space said to be convergent with x belongs to x if for each epsilon greater than 0। अब देखिए सेम ही डेफिनेशन आ रही है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। For and there exists a positive integer n not such that xn minus x less than एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। यहाँ फिर अगर लिमिट लगा दें तो डिस्टेंस उनके बीच में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी ऐसे समझे हमारे पास यहाँ x है या xn है, xn और इसके बीच में डिस्टेंस कम करते जाएं, अगर ऐसा टाइम आ जाए कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जीरो हो जाए तो उसका मतलब वो लिमिट हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस वाली है, सिर्फ नॉर्म के साथ हमने लगा दी है, ठीक है। अब फिर जो है कुछ और पॉइंट्स, जैसे हमारे पास यहाँ हमने कुछ नॉर्म स्पेस के एग्जांपल दिए हैं। जैसे हमने क्या करा है, ये हमने कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल दिए हैं। जैसे ये सीक्वेंस बना लें 1/n एंड 1/2n, ठीक है। तो इसको अगर हम n टेस्ट इंफिनिटी लगा दें जो यो नल यानी जीरो वेक्टर देगा, और जीरो वेक्टर आर स्क्वायर में होता है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेड टू बी कोशी, अब कोशी सीक्वेंस भी नॉर्म स्पेस में डिफाइन करते हैं, सेम डेफिनेशन है। हम एप्सिलॉन जो है वो रेडियस या डायमीटर बड़ा होना चाहिए, अगर होगा तो हमें ऐसा कोई ना कोई एन नॉट मिल जाएगा कि उसके बाद ये जो कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे उसकी उसका जो लेंथ होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी, ठीक है। या फिर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं m का मान अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से कॉची सीक्वेंस जो है हम नॉर्म स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कहें सीक्वेंस इन xn इन नॉर्म स्पेस सेड टू बी कॉची इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट सच दैट, ये हम अच्छा ये रिपीट हो रही है तो शायद एक दफा फिर भी डेफिनेशन आ गई इसमें। अब फिर क्या है हमारे पास, कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड बनाच स्पेस। अगर हमारे पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस है तो उसका नाम क्या है, बनाच स्पेस है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा भी कहेंगे बनाच स्पेस इन अ वेक्टर स्पेस इफ फॉर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस टू v belongs to, यानी अगर मेरे पास ऐसा बनाच स्पेस हो जिसमें हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज हो तो मैं कहूंगा वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आर एन स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस है, ये क्या है मेरे पास बनाच स्पेस है। एलपी स्पेस है, ये मेरे पास बनाच स्पेस है। एल फंक्शन स्पेस है, ये भी हमारे पास क्या है, बनाच स्पेस है। ओके, उसके अलावा क्या है, एल इन्फिनिटी, ये भी बनाच स्पेस है। तो इस तरीके से जो है हम इन सारों को बनाच स्पेस कह रहे हैं, और इसमें जो है ये हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, और यहाँ हम जो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये है फंक्शन स्पेस डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन करें सो डिफाइन करें सो वो हमारे पास बनाच स्पेस नहीं कहलाएगा, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि x और y हमारे पास दो नॉर्म स्पेस हैं और सेम फील्ड f पे, ठीक है। तो मैपिंग डिफाइन करें x टू y, हम इसको कहेंगे लीनियर ऑपरेटर सेटिस्फाई करेंगे अगर इसमें दो कंडीशन हो। नंबर वन कि दिस मैपिंग इज t ऑफ x प्लस t ऑफ y, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा टी ऑफ अल्फा कांस्टेंट हो, दोनों कंडीशन को मिला के आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी, टी ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई सेम एज अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स बीटा टाइम टी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास है।
और ये डेफिनेशन उठा के आप इजीली जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट इजी, ठीक है। अब इस अगर x अगर इसको आप लिखना चाहें तो यू कैन इजीली राइट p ऑफ x प्लस y, दिस कैन बी रिटन एज 5x प्लस 5y, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट वैलिड हो गई, और दूसरी पॉइंट की अगर मैं यहाँ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, मान लें कि अगर मैं अल्फा 5x रखूं, ठीक है, तो अल्फा को साइड रख दें और 5x हमारा dx बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन जो है वो इस पे क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, सही है। अब ये जो मैपिंग है एक्स स्क्वायर, इसमें लाजमी अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, सो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर ये जो एग्जांपल है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके भी एग्जांपल आपको आने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, ये जो लीनियर ऑपरेटर बहुत मशहूर है, टी एक्स x, इसको हम आइडेंटिटी लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट है, दैट इज कि हमारे पास x का मान नॉर्म, y का मान नॉर्म भी हमारे पास नॉर्म स्पेस है, और ये लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। सो t इज सेड टू बी बाउंडेड, अगर उसको बाउंडेड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ k, हमारे पास कोई k मिल जाए सच दैट, देखिए ये इतनी पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए कि नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k टाइम नॉर्म ऑफ x। अगर ऐसा अगर हो जाए सो वी से दिस इज आवर बाउंडेड लीनियर, जो है हमारे पास नॉर्म्ड स्पेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तो tx अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू k, दिस शो दैट k इज अ लीस्ट अपर बाउंड। ये कंडीशन किसकी है, लीस्ट अपर बाउंड की है नॉर्म स्पेसेस में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और सिमिलरली इफ tx अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगर हम यहाँ सुप्रीमम लगा दें, दिस इज आल्सो नॉर्म इन t। ये तरीके से हम नॉर्म जो है एक किस्म का नॉर्म t में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अच्छा, अब कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर जो है, लेट्स n और m हमारे पास दो नॉर्म स्पेसेस हैं, और f क्या है, हमारे पास एक फील्ड है। सो इस तरीके से हम जैसे उसमें डिफाइन करा था, तो हम कहेंगे नॉर्म स्पेस जो है कंटिन्यूस कहलाएगा अगर एवरी पॉइंट जो हमारे पास इस वेक्टर स्पेस में है, if there exists n naught such that epsilon greater than 0 such that tx minus t naught less than epsilon for x minus x naught less than this one। यानी अगर डोमेन में ऐसा हो रहा है तो रेंज में भी ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हर जगह पे हो रहा है तो हम इस मैपिंग को कंटिन्यूस मैपिंग कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कंटिन्यूस मैपिंग उसमें होती है हमारे पास मैट्रिक स्पेस, सिमिलरली यहाँ होती है, सेम तरीके की डेफिनेशन है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर बिटवीन टू नॉर्म स्पेसेस, देन t इज कंटीन्यूअस इफ एंड ओनली इफ t इज बाउंडेड। ये कंडीशन है कि t कंटीन्यूअस होगा अगर t क्या होगा, बाउंडेड होगा, जो हमने ऊपर कंडीशंस बताई हैं बाउंडेड की, अगर वो सेटिस्फाई करे देन वी कैन से दिस। देखिए ये थ्योरम है, तो ये स्टेटमेंट है, आप एक दो दफा पढ़ लीजिए, एक दो बार लिख लीजिएगा, तो कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एग्जांपल है एक के इक्विवेलेंट क्या होती है, देखें लेकिन n हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और x1 नॉर्म x2 नॉर्म, हमारे पास दो नॉर्म है। देन नॉर्म x1 इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू नॉर्म x2, और इसको x1 इज इक्विवेलेंट टू x2 इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा टाइम x2 इज लेस देन इक्वल्स टू x नॉर्म ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा टाइम x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अगर ऐसा हो तो इस जो है इसको हम इक्विवेलेंट नॉर्म कहेंगे, ठीक है। लेट x इक्वल टू आर स्क्वायर, x1 x2 ये हमारे पास आर स्क्वायर में है। तो अगर हम ये फंक्शन डिफाइन करते हैं x2 में और x1 में ये डिफाइन करते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, इक्विवेलेंट नॉर्म्स का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये एक दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत पॉपुलर एंड ट्रिवियल एग्जांपल है, ये सबको आने चाहिए। अब देखें उसके बाद ओपन मैपिंग है, ये हम कहते हैं, ये ओपन मैपिंग का थ्योरम एक दो जो है एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। लेट एक्स एंड वाई हमारे पास मैट्रिक स्पेसेस है, ये जो मैपिंग है एफ ऑफ एक्स टू वाई, इसको हम ओपन मैपिंग कहेंगे इफ फॉर ऑल सेट्स
u जो है वो x में हो तो f ऑफ u क्या हो, ओपन सेट हो y में। यानी अगर x में इनपुट में मैं एक ओपन सेट कह रहा हूं तो आउटपुट में जो रिजल्ट आए वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए, ठीक है। अदर वर्ड्स f टेक्स ओपन सेट्स टू द ओपन सेट्स, अगर ऐसा हो रहा है देन वी से दैट इज ओपन मैपिंग, ठीक है। अच्छा, उसमें है कि लेट्स से n भी मेरे पास क्या है, एक n मेरे पास है एक नॉर्म स्पेस है, ठीक है। देन भी ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है, शायद कोई जो है आईबीए की टेस्ट थी। तो ये ओपन बाल का हमें कॉन्सेप्ट है, एक्स नॉट कामा आर कैन बी रिटन एज एक्स नॉट प्लस आर टाइम बी 0,1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन बाल नॉर्म स्पेस में जो ओपन बाल है उसको हम इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, सही है। अब फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि लेट्स से x कामा d मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस है, u मेरे पास एक ओपन क्या है, ओपन सेट है। इफ फॉर ईच हर वो x जो u में यानी ओपन सेट में हो, हमारे पास कोई ना कोई r होगा सच दैट x जो है वो b में होगा और ये किसी ओपन बाल में होगा। इससे फॉर एग्जांपल x नॉट मेरे पास सेंटर है, r मेरे पास रेडियस है, ये मेरे पास क्या बन गया, बी एक्स नॉट गामा आर का मेरे पास एक बॉल बन गया। लेकिन ये भी एक दूसरे जो है ओपन सेट का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ये जो है एक थ्योरम डिफाइन करते हैं, सही है। अब ये एक मेरे पास दूसरी पॉइंट क्या है कि लेट टी मेरे पास एक सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये कंटीन्यूअस लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा एक बनाच स्पेस n दूसरे बनाच स्पेस m तक। अगर मेरे पास हर जो ओपन बाल हो 0,1 उसकी इमेज t 0,1 वो क्या करे, एक ओपन बाल में हो विथ सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन हो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 0,r अगर मैं उठाता हूं सो दिस शुड बी द सबसेट ऑफ बी 0,1, यानी जो ओपन बाल मिले उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। अगर ऐसा हो रहा है सो वी से दैट इज बेसिकली आवर लीनियर ऑपरेटर इन बनाच स्पेस, ठीक है। बनाच स्पेस हम लीनियर ऑपरेटर ऐसे डिफाइन करते हैं। अब ये ओपन मैपिंग थ्योरम है, बहुत पॉपुलर है। ये क्या है कि लेट्स से n एंड m मेरे पास क्या है, बनाच स्पेसेस हैं और t और m एक जो है सर्जेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं सर्जेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूं तो t इज इन ओपन मैपिंग, तो t मेरे पास क्या होगी, एक ओपन मैपिंग होगी। यानी वो जो कंडीशन सेटिस्फाई अगर करे कौन सी कंडीशन, कि ये मेरे पास बनाच स्पेसेस होने चाहिए और जो फंक्शन ये सर्जेक्टिव और बाउंडेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है सर्जेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो देन वी से t मेरे पास एक ओपन मैपिंग होगी, सही है। अब लेट्स से n एंड m मेरे पास क्या है, नॉर्म्ड स्पेसेस हैं और अगर मैं इनकी क्या कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, x का y यानी x n में बिलोंग करे, y m में बिलोंग करे और प्लस और माइनस डॉट के हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो कि हम एडिशन का मतलब करस्पॉन्डिंग एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ अगर मैंने अल्फा मल्टीप्लाई करा अल्फा एक्स और अल्फा वाई, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं कि कि n कामा नॉर्म टू, यानी अगर ऐसा हो रहा है सो ये हमारे पास क्या वाला लीनियर ऑपरेटर जो है डिफाइन होगा। लेट मी डिफाइन इट अगेन। तो अगर मैं इनकी क्या करूं, क्रॉस प्रोडक्ट करूं, ऐसे समझे। सो वी डिफाइन एडिशन को इस तरीके से डिफाइन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में अल्फा को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखें हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे n और m मेरे पास क्या है, दो नॉर्म स्पेस है सेम फील्ड f पे। तो n1 n2 n2 मैं इस तरीके से डिफाइन करूं जैसे ऊपर डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय दिस वन, ये मेरे पास नॉर्म 1 जो है फर्स्ट का, नॉर्म 2 जो है सेकंड का आ गया। तो ये क्या आ गया, एक नॉर्म होगा n1 क्रॉस n2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास n और नॉर्म 1 है, n नॉर्म 2 है, नो स्पेसेस हैं सेम फील्ड f पे और इस तरीके से मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं कि दिस वन, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, मेरे पास एक नॉर्म हो जाएगा। अब क्या है कि मान लें कि मेरे पास इम्पिटी सेट ए एक सबसेट नॉन इम्पिटी सबसेट है S।
जो वेक्टर स्पेस V का है। इसको मैं सब स्पेस कब कहूंगा, ये सब स्पेस की कंडीशन आपने पढ़ी होगी लीनियर अलजेब्रा में कि x, y बिलोंग्स टू f, s और अल्फा, बीटा जो स्केलर है जो f फील्ड में करें, सच दैट अल्फा x बीटा y इज बिलोंग्स टू s। अगर ऐसा हम कर पाए, so we say that non-empty that set is basically our is what our सब स्पेस होगा किसी वेक्टर स्पेस S का। तो ये बहुत पॉपुलर कंडीशन है सब स्पेस की, ठीक है। अब क्लोज सब स्पेस क्या होता है, लेट x मेरे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, और सब स्पेस में S ले रहा हूँ, S क्या है, सब स्पेस है x का, तो इसका क्लोज्ड, ये क्लोज कहलाएगा व्हेनेवर Sn एक सीक्वेंस हो जो S में हो, Sn क्या हो, एक सीक्वेंस हो S में हो, दैट शुड बी कन्वर्जेंट इन x। यानी Sn क्या हो, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस हो S में, तो वो x में कन्वर्जेंट अगर होनी चाहिए, अगर ऐसा हो then we say that is closed subspace, otherwise that is not closed subspace, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए फॉर एग्जांपल tx, y मेरे पास मैपिंग है दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में, देन अ सेट G मेरे सेट डिफाइन कर रहा हूं x और tx, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर होगा और x बिलोंग्स टू x, इसका ग्राफ ऑन t, एक ग्राफ कहलाएगा t पे, यानी ये मैपिंग के एक ग्राफ कहलाता है। अब क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर क्या है, x और y मेरे पास दो नॉर्मल स्पेसेस हैं और t x, y मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। तो t को मैं क्लोज लीनियर ऑपरेटर कहूंगा अगर ये ग्राफ हो x, x बिलोंग्स टू x है, y बिलोंग्स टू t ऑफ x है, ये क्लोज होगा नॉर्मल स्पेस पे। अगर मैं ये क्या होगा, अगर मैं क्लोज लीनियर ऑपरेटर होगा अगर इफ इट्स ग्राफ इज क्लोज्ड इन दिस वन, ये क्लोज लीनियर ऑपरेटर होगा जब इसका ग्राफ क्या हो, वो भी क्लोज हो। क्लोज का मतलब क्या है, उसका अगर सब स्पेस में, अगर सब स्पेस में कोई सीक्वेंस हो तो उस स्पेस में भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वो सारी पॉइंट्स हैं जिनको आप दो दो तीन तीन दफा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ज्यादा जो है क्लियर होगी। वैसे तो आप सबका ये पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये क्या है, आपको एक समराइज करके बताया गया है कि दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, इनको दो दो तीन तीन दफा लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फंक्शनल एनालिसिस के वैसे भी दो तीन एमसीक्यूज आते हैं, सो मोटी मोटी पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए एन और एम हमारे पास दो अगर बनाच स्पेस हो तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट भी एक बनाच स्पेस होता है। अच्छा, उसके अलावा क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम क्या है कि x और y मेरे पास दो बनाच स्पेसेस और tx, y मेरे पास लीनियर ऑपरेटर। तो ये जो t है वो कंटीन्यूअस या बाउंडेड होगा, दोनों की एक ही बात है। इफ एंड ओनली gt इज क्लोज सब स्पेस इन x क्रॉस y, अगर ये जो gt है क्लोज सब स्पेस हो रहा है x क्रॉस y में, तो हम कहेंगे सो दैट इज बेसिकली आवर क्लोज मैपिंग थ्योरम, ठीक है। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि x और y मेरे पास दो बनाच स्पेसेस हैं और t मेरे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है, तो t कंटिन्यूअस होगा या फिर बाउंडेड होगा उसी कंडीशन में कि अगर मैं इसमें ग्राफ डिफाइन करूं तो वो क्या होना चाहिए, वो क्लोज सब स्पेस होना चाहिए x क्रॉस y में। अच्छा फिर क्या है, तो ये जो ग्राफ है फॉर एग्जांपल t5x, ये इस पे अगर वो कंडीशन आप लगाएं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इन आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये हमने डिफाइन करा है इसमें x1 x2, तो ये भी क्या है, क्लोज्ड है आर स्क्वायर में, ठीक है। आप सेम कंडीशंस ऊपर लगा सकते हैं, या फिर ये हम लगाते हैं x1 माइनस x2 x1 प्लस x3, ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिवियल दो तीन पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बस ये आपको थ्योरम पता होना चाहिए, एग्जांपल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप भी नहीं देते। ये क्वेश्चन स्पेस आपको पता है, एन और एम मेरे पास क्या है, दो सब स्पेसेस हैं, यानी क्वेश्चन स्पेस एन ओवर एम, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, एन ओवर एम फॉर एग्जांपल एक्स प्लस एम, यानी एम का हर एक एलिमेंट लेंगे उसमें एक्स प्लस करेंगे, ये जो हमने आपने इसमें भी पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में जैसे हम क्वेश्चन स्पेस डिफाइन करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ भी क्वेश्चन स्पेस डिफाइन करते हैं कि सेट के हर एक एलिमेंट से आप ये एक एलिमेंट जोड़ते जाओ, ठीक है। उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसी डिफाइन की जाती है कि x प्लस एम, एक्स प्लस वाई सेम एज x प्लस वाई को m में मिला दें, ठीक है। सिमिलरली जो है हमारे पास अगर क्या हो मल्टीप्लाई हो तो दिस इज सेम एज के इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर हर एक एलिमेंट के साथ ऐड कर दें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन स्पेस को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एम हमारे पास क्लोज सब स्पेस है नॉर्मल स्पेस एन का,
देन क्वेश्चन स्पेस, ये जो मेरे पास क्वेश्चन स्पेस होगा n ओवर m, ये भी नॉर्म स्पेस में डिफाइन होगा इस कंडीशन के हिसाब से, नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इनफीमम ऑफ नॉर्म x प्लस m फॉर m बिलोंग्स टू m। ये क्या है, मेरे पास क्लोज्ड सब स्पेस होगा क्वेश्चन स्पेस में, तो उसके लिए ये कंडीशन है। अच्छा, देन व्हाट वी हैव, कि हम कहेंगे ये जो मेरे पास दूसरी पॉइंट है कि n मेरे पास क्लोज बनाच स्पेस है, m मेरे पास अगर कोई भी क्लोज सब स्पेस है, अगर मैं n ओवर m डिफाइन करता हूं तो ये भी बनाच स्पेस कहलाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, n बनाच स्पेस हो और m क्या हो, क्लोज्ड सब स्पेस हो, अभी इसका क्वेश्चन स्पेस जो होगा वो बनाच स्पेस कहलाएगा। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस ये हमारे पास क्या होता है, मान लें कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और यानी उसमें f क्या है, मेरे पास फील्ड है जो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में से कोई एक हो सकती है। अब इनर प्रोडक्ट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, उसको लिखने का यह तरीका है, वेक्टर से वेक्टर क्रॉस वेक्टर टू फील्ड f। तो उसकी ये कंडीशन है कि पहली क्या है कि इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इसी सूरत में हो सकता है हमारे पास जीरो वेक्टर हो, और इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई z इज सेम एज x comma y and y comma z for all x comma y belongs to this one। एंड अगर अल्फा x comma y लिखते हैं तो अल्फा कॉमन होना चाहिए, और x comma y फॉर ऑल x प्लस वाई वेक्टर में हो और अल्फा जो है फील्ड में हो, x comma y belongs to वेक्टर, ठीक है। और अगर x comma y होल कॉन्जुगेट सेम एज y comma x होल कॉन्जुगेट, ठीक है, तो y comma x क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आगे आ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो वेक्टर स्पेस में अगर मैं क्या करूं, इस तरीके से मैं Rn में ऐसी प्रोडक्ट बना दूं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो ये मेरे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा Rn में। सिमिलरली दूसरे स्पेसेस में भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Cn के लिए बना दूं कॉम्प्लेक्स की, तो x तो सेम रहेगा, y का कॉन्जुगेट लें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो ये इनर प्रोडक्ट कहलाता है। वो कंडीशन अप्लाई करें सारी इस पे हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ तो सिर्फ क्या करेंगे, हम लिखेंगे। और फिर जो है मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है हम दूसरों पे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी आगे आ रहा है। अच्छा, एक और चीज है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x comma 0 इज बेसिकली 0 या y comma 0 0, और इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x comma अल्फा y अगर सेकेंड एलिमेंट पे लगाएंगे तो वो जो अल्फा निकलेगा उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड कंडीशन है हमारे पास, यानी एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं कि x और ए वाई प्लस बी वाई इसको अलग करेंगे तो इन दोनों में ये अलग होगा, ठीक है, इन दोनों को हम अलग कर देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड से मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो ए कॉन्जुगेट लगाऊंगा, यहाँ भी सेकंड से कॉमन निकाल रहा हूं तो बी कॉन्जुगेट लगाऊंगा, और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड, अल्फा मैंने यहाँ से कॉमन ली तो अल्फा टाइम एक्स कामा जेड, बीटा टाइम वाई कामा जेड, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कंडीशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए, किसी की एग्जाम्स में आ जाती हैं। अब फिर हम ये एक और कह रहे हैं कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस दैट इज डिफाइंड बाय दिस वन। जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है वो नॉर्म स्पेस होता है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं कि अच्छा यहाँ भी जो है अच्छा ये भी है कि अगर जो है मेरे पास एक ये जो इनर मेरे पास नॉर्म स्पेस है तो इस तरीके से मैं डिफाइन नॉर्म कह सकता हूँ वेक्टर स्पेस बी पे, ठीक है। अच्छा, कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा मशहूर है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लें, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आई है। तो दिस इज कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ x कामा y यानी मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। ये कॉची-स्क्वायर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज डिफाइंड फॉर टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एग्जांपल है, अगर ये एग्जांपल हम उठा लें तो हमने क्या करा, ये मैट्रिक्स स्पेस की फॉर्म में
इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करा है, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम मैट्रिक्स स्पेस के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी है कि है ये जो है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर सेम एज नॉर्म ऑफ प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज 2 टाइम नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। और x और y मेरे पास क्या है, ये दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है कि मेरे पास क्या है कि यानी अच्छा पोलराइजेशन आइडेंटिटी क्या है, लेट x भी मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है कॉम्प्लेक्स फील्ड पे, ठीक है। और x और y मेरे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। तो पोलराइजेशन आइडेंटिटी हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि 4 टाइम x नॉर्म सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ x का मावा है सेम एज यू नो x प्लस वाई का हम क्या कर दें, नॉर्म निकाल दें, होल स्क्वायर कर दें, सिमिलरली माइनस कर दें, होल स्क्वायर कर दें, और आयोडा के साथ x प्लस आयोडा वाई होल स्क्वायर कर दें और सिमिलरली माइनस के साथ होल स्क्वायर कर दें। सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू दैट वन। ये पोलराइजेशन आइडेंटिटी कहलाती है, सही है। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम फंक्शनल एनालिसिस में प्रूव वगैरह करते हैं, तो यहाँ हमने सिर्फ लिखे हैं कि ये इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब ये उसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर ये मेरे पास, ये तो कॉम्प्लेक्स में इनर प्रोडक्ट स्पेस थी, अगर मेरे पास रियल में हो तो इस तरीके से आइडेंटिटी यहाँ तक रह जाती है, जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है इसको आप रिमूव कर देंगे, सही है। अब नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स एक्स और वाई मेरे पास दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं। तो अगर मैं 3 को डिफाइन करूं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, 3 वेक्टर हो, होल स्क्वायर u माइनस वी माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल कहलाएगा। सिमिलरली ये दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको जो है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो दफा आप लिख लें, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए तो आपको काम आ जाए। इन दोनों का आप छोड़ दें तब भी कोई इशू नहीं है। 113 114 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। व्हाट वी से कि इन एलिमेंट x ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू एन एलिमेंट y, अगर उन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लिखते हैं x इज यू नो इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू y, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब फिर क्या है हमारे पास, हम कहेंगे कि x मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट है स्पेस है फिर R पे, तो वही से x का y बिलोंग्स टू R, देन x इज, अगर मेरे पास क्या हो, x मेरे पास ऑर्थोगोनल हो y के साथ, देन वी हैव दिस आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी एक तरीका इनर प्रोडक्ट को लिखने का, और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास x मेरे पास क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है फील्ड यानी C पे, यानी कॉम्प्लेक्स पे। उसके बाद मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि mod of x plus norm of x plus y equals to x square plus y square and norm of x plus iota y equals to x square plus y square। लेकिन ये तब डिफाइन होगी जब मेरे पास क्या हो, ये x और y मेरे पास क्या हो, ये ऑर्थोगोनल हो, सही है। अब मैं कहूँगा लेट x मेरे पास क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस है, x का y वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास हो x प्लस अल्फा y नॉर्म ऑफ x, अगर ये मेरे पास इससे ग्रेटर हो रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर टू n, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। तो दीज ऑल आर द आइडेंटिटीज रिलेटेड टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब फिर ये लेट्स से x मेरे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो अगर मैं x प्लस अल्फा y नॉर्म होल स्क्वायर लिखता हूँ तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके अलावा एक और भी तरीका है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हैव टू बी ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल तब कहलाएगा जब दो में सेम मेरे पास अगर एलिमेंट सेम ना हो तो उनकी डॉट पर ये हाँ इनर प्रोडक्ट करवाऊं तो मेरे पास 0 आए, अगर दोनों सेम लूं तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकता हूँ। ये मेरे पास सेट एस है, ये ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा मेरे पास। सेट एस है, इसको मैं ऑर्थोनॉर्मल कहूंगा इनर प्रोडक्ट स्पेस एस में, अगर वो ऑर्थोगोनल हो और हर एक एलिमेंट जो मैं लूं उसका नॉर्म क्या हो, 1 हो, और s बिलोंग्स टू s। फॉर एग्जांपल x इज R3 और सेट E1 इज 1 0 0 और E2 इज 0 1 0, ठीक है। और सिमिलरली E3 इज 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से मैं कहलाऊंगा, तो ये मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल ये ऑर्थोनॉर्मल का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये ट्रिवियल एग्जांपल है। सिमिलरली जहां जो है मेरे
पास फॉर एग्जांपल x इज I और I बिलोंग्स टू I, ये ऑर्थोगोनल सेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। देन अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं xi अपॉन xi नॉर्म I बिलोंग्स टू I, ये मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। अब काशी-सुकेन हम यहाँ भी डिफाइन करते हैं, तो we say Kashi-Suken inner product space H is said to be complete Kashi if every if Kashi-Suken convergence is written as X, if Xn is Kashi-Suken in S satisfying this condition। लेकिन सेम कंडीशन है, सिर्फ हम यहाँ नॉर्म के तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सही है। तो ये मेरे पास काशी-सुकेन कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम इसे भी नॉर्म स्पेस की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी हिल्बर्ट स्पेस देखिए, ये जो कंप्लीट होते हैं या न्यू नाम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट होगा अगर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें हर एक काशी-सुकेन कन्वर्जेंट हो, तो उसको हम हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे, ठीक है। ये जो नाम है, ये जो डेफिनेशन है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस, कंप्लीट बनाच स्पेस, हर काशी-सुकेन कन्वर्जेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक लाइनर वाली जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एवी हिल्बर्ट स्पेस इज बनाच स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए। आरएन स्पेस ये हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ये एक एग्जाम में आए एक दफा। लेट वी मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है और टी वी टू वी मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है। तो उसके बाद अगर मेरे पास लीनियर टी डैश एक ऑपरेटर होना चाहिए, तो वी राइट इन दिस वे कि टी एक्स कामा वाई सेम एज टी कामा x इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा t डैश ऑफ y। अब इसका अगर ये हो रहा है तो एडजॉइंट ऑपरेटर इसको t में कहेंगे। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल एडजॉइंट ऑपरेटर जनरलाइजेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले रहे हैं उसकी जनरलाइजेशन है बेसिकली। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे वो अगर अप्लाई करेंगे कंडीशंस, तो यू कैन इजीली वेरीफाई। अब टी स्टार क्या है, एक लीनियर है, ठीक है, यानी लीनियर ऑपरेटर है। और मान लें कि टी एक्स का मवाई मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, तो स्पेस वेक्टर स्पेस में, और अल्फा मेरे पास कोई भी फील्ड है, तो वी हैव दिस वन टी डैश ऑफ वाई कमा एक्स इज वाई कमा टी ऑफ एक्स, एक्स का मवाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। और सिमिलरली ये कंडीशन है कि टी एस प्लस वाई स्टार लगाएं तो टी स्टार वाई स्टार, ठीक है। तो हम ऐसे समझें, इसको आप कॉन्जुगेट मान लें, तो इस तरीके से हम जो है क्या लगा कॉन्जुगेट आई मीन ट्रांसपोज मान लें, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ एनी दिस वन इज बेसिकली अल्फा बाहर निकलेगा कॉन्जुगेट के साथ, और यहाँ मेरे पास इसे समझे ट्रांसपोज लगेगा या टी स्टार लग जाएगा, ठीक है। और टी स्टार होल स्टार इक्वल्स टू टी, ठीक है, या टी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू टी। तो आप ऐसे समझे ये हमारे पास जो ट्रांसपोज होता है उसी की जनरलाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर टी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस सेट टू बी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इफ टी इक्वल्स टू टी स्टार। यानी ऐसे ऐसे हमने पढ़ते हैं ना, अगर ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो वो क्या हमारे पास कौन सा मैट्रिक कहलाता है। तो इसी तरीके से हम जो है इसको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। स्क्यू एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर टी स्टार निकले तो माइनस टी के इक्वल आए, ठीक है। और ए प्लस बी होल स्टार इज बेसिकली ए प्लस बी बी प्लस ए। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये सारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो, सो दीज आर दी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट्स ही रहते हैं फंक्शनल एनालिसिस में हमारे पास। अगर तो ये अगर मैं आइडेंटिटी अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूं, आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी अगर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली दीज आर फॉर स्क्यू ऑपरेटर, ठीक है। तो आज तक के लिए ये आपका फंक्शन एनालिसिस का कोर्स कवर हुआ। इसमें देखें बहुत ज्यादा जो डीपली थ्योरम है उनको भी फोकस नहीं करना, जो ज्यादा हमारे पास मेन थ्योरम आते हैं उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, काशी-सुकेन पता होनी चाहिए, और बनाच स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस इनकी जो कंडीशन है आपको अगर आ जाती हैं सो इट्स इनफ। लेकिन फिर भी मैंने हर वो पॉइंट कवर करी है इस कोर्स में जो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए, कहीं कल फॉरेन के लिए कहीं भी अप्लाई करें। तो फंक्शनल एनालिसिस का ये कंप्लीट पैकेज अगर आपने अच्छी तरीके से इनको लिख के प्रैक्टिस कर दी सो इट्स इनफ, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज जो है कोई काम है मुझे। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं